बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, पोस्ट रिजल्ट पहली क्लास और आज हम पढ़ें सेल्स टैक्स। सोचा है कि सेल्स टैक्स से शुरू कर दूं और आपको 25 से 28 मार्क्स का पोर्शन पहले कवर करवा दूं। सर इसका रिमोट मुझे दे दीजिए। सर जी, सेल्स टैक्स, अगर आपने इससे पहले आज तक कभी टैक्स के बारे में कुछ नहीं सुना और कुछ नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं। ये पता होना जरूरी है कि सेल्स टैक्स जो है, वहां से हम बात शुरू कर रहे हैं। सेल्स टैक्स यानी सेल्स पर टैक्स। क्या इसका मतलब ये है कि सेल्स टैक्स यानी सेल्स पे टैक्स लगना? द आंसर इज नो। सर लफ्ज तो यही लिखा हुआ है। नहीं भैया, सेल्स टैक्स टैक्स लगता है लेकिन सिर्फ सेल्स पे नहीं। सेल्स टैक्स एक कानून का नाम है जो कि सेल्स टैक्स 1990 सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है। और इस टैक्स के मुताबिक, इस कानून के मुताबिक टैक्स लागू किया जाता है सेल्स पर, सिर्फ सेल्स पर नहीं बल्कि सेल्स पर भी, इंपोर्ट पर भी, एक्सपोर्ट पर भी, प्रोडक्शन पर भी, मैन्युफैक्चरिंग पर भी और कंजम्पशन पर भी। सर मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? सेल्स टैक्स का क्या मतलब है? टैक्स का लागू करना, टैक्स का लगना किस पर? सेल्स पर, इंपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर, प्रोडक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर। सेल्स टैक्स यानी टैक्स का लागू होना इन सारी चीजों पर। तो आज के बाद जब आप सेल्स टैक्स का लफ्ज सुनेंगे तो आपके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि सेल्स टैक्स सिर्फ सेल्स पे लगता है। सेल्स टैक्स इन सारे कामों पे लगता है। इंपोर्ट पे भी सेल्स टैक्स लगता है, एक्सपोर्ट पे भी सेल्स टैक्स लगता है, प्रोडक्शन पे भी सेल्स टैक्स लगता है, मैन्युफैक्चरिंग पे भी सेल्स टैक्स लगता है और कंजम्पशन पर भी सेल्स टैक्स लगता है। समझ गए? लो सर, अब अगली बात, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स। सर जी, ये जो कानून जो आपने बताया है सेल्स टैक्स एक्ट 1990, ये पंजाब में ही लगेगा या सिंध में भी लगेगा? पंजाब और सिंध में भी लगे, बलोचिस्तान में लगेगा, सरहद में लगेगा? कहते हैं भैया पूरे पाकिस्तान में। सेल्स टैक्स इज एप्लीकेबल टू ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। सर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी उसने पता क्यों लिखा? इस्लामाबाद इज वन प्लेस ऑफ पाकिस्तान दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी प्रोविंस। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है और किसी सूबे का हिस्सा। उसने कहा सारे सूबों पे भी लगेगा और इस्लामाबाद पे भी लगेगा। जिसका क्या मतलब हुआ? जिसका क्या मतलब हुआ? सर जी आने वाले को आपने एडजस्ट करना है। जिसका क्या मतलब हुआ? ये पूरे पाक भैया 4 सूबे हो गए, नाल क्या हो गया? इस्लामाबाद हो गया। उसने कहा सारे सूबों पर भी लगेगा, इस्लामाबाद पे भी लगेगा, यानी ये होल ऑफ पाकिस्तान पे लगेगा। मैंने अब तक आपको 2 बातें बताई हैं। बातें चबा चबा के बताऊंगा, इसको बस कैच आपने करते रहना है, साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ निकालते जाएंगे। सेल्स टैक्स सिर्फ सेल्स पर नहीं लगना बल्कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन पर भी लगना है। दूसरी बात, सेल्स टैक्स सिर्फ पंजाब में नहीं लगना बल्कि पूरे पाकिस्तान में लगना है। हाँ जी, इस कानून के तहत जब लफ्ज टैक्स आएगा तो इससे मुराद सेल्स टैक्स। अच्छा, हम घर में 5 भाई हैं। मेरा नाम अली इमरान, मेरे से छोटे का नाम अली इरफान, उससे छोटे का नाम अली मैसम। तीनों का नाम अली है, लेकिन जब हमारे घर में कहा जाता है ना अली, तो उससे मुराद मैं ही होता हूँ। जो मेरा छोटा भाई जब हमारे घर में कहते हैं इरफान, तो उससे मुराद अली इरफान होता है। यानी एक सिर्फ बात छोटी सी बताई है कि जब लफ्ज अली बोला जाएगा हमारे घर में तो उससे मुराद ज़हन में क्या आएगा? अली इमरान ज़हन में आएगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जब लफ्ज टैक्स बोला जाएगा ना, सेल्स टैक्स के कानून में कहीं पर लिखा जाएगा, तो इससे ज़हन में फौरी तौर पे क्या आएगा? सेल्स टैक्स एक्ट 1990 को, 1990 के अंदर
लफ्ज टैक्स के बोले जाने का मतलब है। सर जी क्लियर है? वो बात समझ में आ रही है? चलो, वो कहता है टैक्स अनलेस द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर अदरवाइज मीन सेल्स टैक्स। जब लफ्ज टैक्स का तो इसका मतलब है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स से मुराद क्या है? टैक्स, एडिशनल टैक्स और डिफॉल्ट सरचार्ज अंडर दिस एक्ट। सर सेल्स टैक्स एक्ट 1990, दिस एक्ट का मतलब है हम असल में अब अंदर घुस चुके हैं। सर 3 एरियाज हैं आपके सिलेबस में, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और बेसिक्स। हम सेल्स टैक्स का दरवाज़ा खोल के आज उसके अंदर बढ़ गए हैं। अब हमने 3 हफ्ते सेल्स टैक्स खेलना है, ठीक है? तो जब हम जब दरवाजे के अंदर घुसे तो उसने जाते ही कहा भाई आज के बाद टैक्स का मतलब सेल्स टैक्स होगा, ठीक हो गया? और जब उसने कहा सेल्स टैक्स तो इससे मुराद क्या है? इस सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के कानून के मुताबिक जब भी टैक्स लगा, चाहे वो टैक्स हो, चाहे एडिशनल टैक्स हो, चाहे डिफॉल्ट सरचार्ज हो, जब भी टैक्स लगा इस कानून के तहत तो वो सेल्स टैक्स कहलाएगा। इस कानून के तहत कोई फाइन, पेनल्टी या फी देनी पड़ गई तो वो भी सेल्स टैक्स कहलाएगा। सर एनी अदर सम पेएबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कोई भी सम इस कानून के तहत देना पड़ा तो वो क्या कहलाएगा? सेल्स टैक्स कहलाएगा। सर लॉ में जब भी डेफिनेशंस की बात करते हैं, भैया मेरा पेन चाहता हूं, लॉ में जब भी डेफिनेशंस की बात करते हैं तो डेफिनेशंस में हमेशा ये देखा जाता है कि लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है। यहां पर क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? मीन्स। यहां पर क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? मीन्स। सर 2 तरह के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, या मीन्स होता है या इंक्लूड होता है। जब लफ्ज मीन्स इस्तेमाल हो तो समझ जाओ 1 2 3 ये 3 चीजें शामिल हैं, कोई चौथी चीज शामिल नहीं हो सकती। जब लफ्ज इंक्लूड इस्तेमाल हो तो इसका मतलब है 1 2 3 शामिल है, चौथी चीज भी शामिल हो सकती है। चौथी चीज भी शामिल हो सकती है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सेल्स टैक्स क्या है? टैक्स, एडिशनल टैक्स, डिफॉल्ट सरचार्ज, फाइन, पेनल्टी या फी, एनी अदर सम पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सर जी सर, डिफॉल्ट कहते हैं गलती को, कोई गलती की है उसके वाले से आपको उसका फाइन हुआ है, उसे डिफॉल्ट सरचार्ज कहते हैं। जैसे सेल्स टैक्स रिटर्न कराने की रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख थी 15, आपने रिटर्न जमा कराई 20 को, आपको लेट रिटर्न जमा कराने की वजह से फाइन देना पड़ेगा। फाइन देना पड़ेगा, इसको डिफॉल्ट सरचार्ज कहते हैं। डिफॉल्ट करने पर सरचार्ज अदा करना, समझ गए सर? डिफॉल्ट सरचार्ज कहते हैं। सर जी सेल्स टैक्स की ये वाली बातें आपके साथ डिस्कस हो। जी सर, फाइन और पेनल्टी एक ही बात है। डिफॉल्ट सरचार्ज भी यस। सर आपने कुछ गलती की है तो फाइन हुआ है ना, कुछ गलती की तो पेनल्टी। वो कहता है लफ्ज फाइन हो, लफ्ज पेनल्टी हो, लफ्ज, सर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना आप? लफ्ज फाइन हो, लफ्ज पेनल्टी हो, लफ्ज सरचार्ज हो, लफ्ज टैक्स हो, लफ्ज एडिशनल टैक्स हो। वो कहता है लफ्ज फी हो, कोई भी लफ्ज हो जिसके तहत आपको पैसे एफबीआर को जमा करवाने पड़े सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के कानून के मुताबिक, तो उसे सेल्स टैक्स कहा जाएगा। भैया क्या बात क्लियर हो रही है? ओए हाँ ना करो यार। यस सर, आगे चलते हैं सर। सर मैं ना अब आपसे 5 बुनियादी कॉन्सेप्ट सेल्स टैक्स के डिस्कस करने लगा हूँ। आज बुनियादी तौर पे हमने सिर्फ नीयत भर लेनी है, बेसिस अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है सर, बड़ी ज़रूरी है। आजकल मेरा कंस्ट्रक्शन के भी इंटरेस्ट है तो एग्जाम्पल भी फिर वैसे ही होगी, आप पिक कर लेना, ठीक है सर? आज का दिन हमारा, आज बेस हमने बेस बना लेनी है सर। सर जी
थोड़ी सी बात जर्नल से लेके आता हूं घुमा के। सर जी, आपने कभी सोचा है कि आपने नेस्ले का जूस पिया, नेस्ले की जूस के ऊपर लिखा हुआ था 80 रुपए का जूस, 20 रुपए का टैक्स, और आपने वो जूस पी लिया और 100 रुपये आपने उस जूस का दिया? यस और नो? नोट भी किया कि लिखा होता है सेल्स टैक्स 20 रुपये, किया ना नोट? अच्छा, इसके बरक्स आपने गन्ने की रॉ पी या मौसमी का जूस पिया, आजकल मौसम मौसमी का है, ठीक है, मौसमी का जूस पी लिया, तो जब मौसमी का जूस पिया उसके ऊपर कुछ था टैक्स? आप गोगे के चने खाने गए, आराम से चने खाए, बहुत मजा भी आया। एक दिन आप गौरमे का खाना खाने चले गए, गौरमे में या किसी बुंदूखा में खाना खाने चले गए। जब आप गोगे से चने खाए उस पर कोई टैक्स दिया नहीं, लेकिन जब बुंदूखा जाके खाना खाया तो उस पर टैक्स दिया। दिया? क्यों? इसका मतलब है गोगे से चने खाने पे टैक्स नहीं है, बुंदू खान से भी चने ही खाए हैं उस पे टैक्स है। ये क्या चक्कर है? रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का चक्कर है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इसका मतलब है कुछ रूल्स हैं। अच्छा सर, आपने चिकन लिया, मेट्रो चले गए। अब मेट्रो तो एक ही दुकान है, आप कहेंगे सर जी वो बुंदू खां बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, गोगे की छोटी सी दुकान है, ज़ाहिरी खादम बुंदू खां बड़ा रेस्टोरेंट है इसलिए उसने टैक्स दिया है, उसने टैक्स लिया है। वो गोगे की दुकान छोटी है इसलिए उसने टैक्स नहीं लिया। अगर आप ये इस जवाब ये देते हैं तो अगला सवाल आपसे मैं ये पूछूंगा, सर हम मेट्रो चले गए, मेट्रो में चिकन लिया, उस पर कोई टैक्स नहीं। मेट्रो पे से सर्फ खरीदा, डिटर्जेंट खरीदा, उस पे टैक्स है। अब तो एक ही दुकान है, किसी पे टैक्स है किसी पे नहीं है। क्यों? जो अपनी चीज है उस पे टैक्स नहीं है, तो बुंदूखा का अपना नहीं है तो गोगे का अपना है। सर बस मेरा मकसद यही था कि आपको मैं कंफ्यूज करूं कि कुछ तो है जिसमें कंफ्यूजन होनी चाहिए। ये सर देखें, हर चीज को समझने से पहले ना इसकी कंफ्यूज होना, उस चीज में उसकी डेप्थ में जाना, प्रॉब्लम को देखना जरूरी है। जब आप किसी चीज की डेप्थ में जाते हैं और प्रॉब्लम हाईलाइट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वो सोल्यूशन आपको याद रहता है। तो मैं सक्सेसफुल रहा हूं आपको कंफ्यूज करने में। यार कुछ तो है जो गौर तलब है, यानी जूस ही है ना सर, फिर मैं गन्ने की रो पीता हूं, मैं मौसमी का जूस पीता हूं, मैं ये नेस्ले वाला मैंगो नहीं पीता। उस पे टैक्स है, उस पे टैक्स नहीं है। गोगे पे टैक्स नहीं है, बुंदूखा पे टैक्स है। एक ही दुकान है इम्तियाज, उसमें चिकन पे टैक्स नहीं है, और फ्रोजन आइटम है नगेट्स खरीदे उस पे टैक्स है। ये चक्कर क्या है सर? अगर आप सवाल समझ चुके हैं तो अब इसका जवाब सुने। सर टैक्स के कानून में सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत कुछ चीजों पे टैक्स है, कुछ चीजों पे टैक्स नहीं है। कुछ लोगों पे टैक्स है, कुछ लोगों पे टैक्स नहीं है। कुछ दही, सर आप मार्केट से दही लेके आए, आपको उस पे कोई टैक्स नहीं देना। ये आप नेस्ले का डब्बा लेके आए, लगेगा टैक्स? कभी कभी खा लिया करो, मजे दिए लगेगा टैक्स ना सर। गेम पता है क्या है? कुछ आइटम पे टैक्स है, कुछ आइटम पे टैक्स नहीं है। कुछ बंदों पे टैक्स है, कुछ बंदों पे टैक्स नहीं है। कुछ एक्टिविटीज पे टैक्स है, कुछ एक्टिविटीज पे टैक्स नहीं है। ये सवाल है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। और अब जब मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाऊंगा ये आपका सवाल क्लियर होगा। सर समझ आ रही है? आए सर, बात को शुरू यहां से करते हैं कि हमने एक चीज
200 रुपए की हमने एक चीज 100 रुपए की खरीदी और 200 रुपए की बेची। बिल्कुल सादी एग्जांपल है, 100 रुपए की खरीदी, 200 रुपए की बेची। जब 100 रुपए की वो चीज खरीदी तो उस पर 18 रुपए का टैक्स दिया। 100 रुपए की चीज खरीदी, उस पर 18 रुपए का टैक्स दिया। जब हम कोई चीज परचेज करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं तो उसे इनपुट टैक्स कहा जाता है। 100 रुपए की चीज खरीदी, उस पर 18 रुपए का टैक्स दिया, टोटल कितने पैसे दिए? 118। इसमें से टैक्स कितना था? 18। चीज कितने की थी? अब एक बात, मैंने 5 बातें टोटल आपको सिखानी है। सबसे पहली बात आप पकड़ लें, वो क्या है? 100 रुपए की चीज पर 18 रुपए का टैक्स दिया। जब मैंने कोई चीज खरीदी और उसको खरीदने के बदले उसको पैसे दिए तो 100 रुपए की चीज थी, 18 रुपए का टैक्स था। ये जो 18 रुपए का टैक्स मैंने दिया है, ये जो 18 रुपए का सेल्स टैक्स मैंने दिया है, इसको इनपुट टैक्स कहते हैं। ये जो 18 रुपए का सेल्स टैक्स मैंने दिया है, इसको इनपुट टैक्स कहते हैं। तो इनपुट टैक्स तो आपको क्लियर हो गया। या मैं ये जुमला कहूं कि जब मैं परचेज करने पर जो सेल्स टैक्स देता हूं उसे इनकम टैक्स कहा जाता है। यस और नो? हाँ ना करो यार, मैं दोबारा बोलता हूं जुमला। ये जुमला सिर्फ आपको शर्म दिलाने के लिए। मैंने इनकम टैक्स कहा है, तो फिर ना कहो, कुछ तो कहो यार, कुछ तो कहो। जब मैंने कोई चीज परचेज की और उस पर सेल्स टैक्स दिया तो सेल्स टैक्स को इनपुट टैक्स कहा जाएगा। यस और नो? यस सर। इधर तक बात बन गई। अब मैंने आपको एक बात सिखा दी कि इनपुट टैक्स क्या है। अब जरा मेरे साथ चलें और दूसरी बात सीखें। जब मैंने कोई चीज सेल की, जब मैंने कोई चीज सेल की और सेल करने पर सेल्स टैक्स चार्ज किया, सेल्स टैक्स वसूल किया, इसको आउटपुट टैक्स कहा जाता है। जब मैंने कोई चीज बेची और बेचने पर वो टैक्स चार्ज किया और वसूल किया, उसे क्या कहा जाता है? आउटपुट टैक्स कहा जाता है। 100 रुपए की चीज खरीदी, 200 की बेच दी, 36 रुपए का टैक्स वसूल किया, टोटल कितने पैसे वसूल किए? ये दोनों बातें समझ गए? अब एक बात मेरी और सुन लो। मैंने परचेज करने पर जो ये 18 रुपए का टैक्स दिया था, जो इनपुट टैक्स था, वो मैं हुकूमत से वापस ले सकता हूं। मैंने परचेज करने पर जो 18 रुपए का टैक्स दिया था, ये मैं हुकूमत से वापस ले सकता हूं। ये मैं हुकूमत से वापस लूंगा। ये रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट है। मैंने 200 रुपए की चीज बेची, उस पर 36 रुपए का टैक्स चार्ज किया। ये 36 रुपए जो मुझे वसूल हुए, ये मैंने हुकूमत को जमा करवाने हैं। तो ये 36 रुपए पेएबल टू गवर्नमेंट है। मैंने जब सेल की और 36 रुपए का टैक्स वसूल किया, तो मैंने ये किसको जमा कराना है? गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो ये 36 रुपए क्या है? पेएबल टू गवर्नमेंट। एक लाइन बोलूं फिर। आउटपुट टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट होता है और इनपुट टैक्स रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट होता है। यस और नो? यहां तक मेरे साथ चल पड़े हो? आउटपुट टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट होता है और इनपुट टैक्स रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट होता है। तो भैया पेएबल टू गवर्नमेंट कितना था? इस केस में 200 रुपए की चीज बेची थी, 36 रुपए का टैक्स वसूल किया था, ये मैंने एफबीआर को जमा कराना था। और 100 रुपए की चीज खरीदी थी,
उस पर 18 रुपए का टैक्स दिया था, ये मैंने एफबीआर से वसूल करना था। अब एक तरीका तो ये है कि मैं 18 रुपए एफबीआर से वसूल करूं और 36 रुपए एफबीआर को जमा कराऊं। एफबीआर वाले कहते हैं यार क्या हो गया है, इसको नेट कर लो, 18 तुमने हमसे लेने हैं, 36 तुमने हमें अदा करने हैं, बकाया कितना रह गया? सर जी ये 18 पेएबल टू गवर्नमेंट, पेएबल टू गवर्नमेंट है, पेएबल टू एफपीआर। सर एफपीआर क्या होता है? एफपीआर वो इदारा है जो कि गवर्नमेंट का वो इदारा जो टैक्स के मामलात को देखता है, खास तौर पे इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के मामलात को देखता है। उसे क्या कहा जाता है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये रेवेन्यू गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, इसलिए इसको रेवेन्यू कहते हैं। हमारे लिए तो टैक्स खर्चा है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेवेन्यू। इसलिए उसने इस इदारे का नाम रखा है एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ। मैंने 5 बातें आपको सिखानी थी, अभी तक सिर्फ मैं 2 सिखा पाया हूं। बात नंबर 1, जब मैंने चीज बेची, बेचने पर टैक्स चार्ज किया, उसे क्या कहा जाएगा? जब मैंने चीज बेची, बेचने पर टैक्स चार्ज किया, उसको क्या कहा जाएगा? आउटपुट टैक्स। ये आउटपुट टैक्स मैंने एफबीआर को जमा कराना। यहां तक तो बात समझ आ गई। मैंने चीज खरीदी, खरीदने पर सेल्स टैक्स पे किया, इसे क्या कहा जाएगा? इनपुट टैक्स। ये इनपुट टैक्स मैंने एफबीआर से वसूल। हमने इसको नेट, पेएबल और रिसीवेबल नेट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? सर ये पेएबल टू गवर्नमेंट था, ये रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट था, ये नेट सेल्स टैक्स पेएबल आ गया। सर जी समझ आ गई बात की? अच्छा जी, अगर आपको ये दोनों बातें समझ आ गई कि आउटपुट टैक्स क्या होता है और इनपुट टैक्स क्या होता है, तो अब हम आगे चलते हैं और अब मैं अगले 3 बुनियादी बातों की तरफ चल रहा हूँ। 2 बातें मैंने कर ली। आज के बाद जब मैं कहूँगा आउटपुट टैक्स तो आपकी खोपड़ी में फौरन आना जी, अच्छा इसने कुछ बेचा है तो ये टैक्स आया और इसने एफपीआर को देना, यही है। और जब मैं कहूँ इनपुट टैक्स तो आपके ज़हन में क्या आना चाहिए? इसने कुछ खरीदा है, टैक्स पे किया है, एफबीआर से। समझ गए? लो सर, ये 2 बातें तो आपकी पक्की हो गई। 3 बातें अगली हैं, वो करते हैं। सर बात नंबर 1, टैक्सेबल गुड्स। वो गुड्स जिस पर आउटपुट चार्ज भी करते हैं और इनपुट क्लेम भी करते हैं। वो गुड्स जिसको बेचने पर आउटपुट टैक्स एफबीआर को जमा भी करवाना होता है और जिनको खरीदने पर इनपुट क्लेम भी करना होता है, इसको टैक्सेबल गुड्स कहा जाता है। ये जो एग्जांपल मैंने दी है ये टैक्सेबल गुड्स की है। आउटपुट चार्ज करके एफबीआर को जमा भी कराना है और इनपुट क्लेम करके एफबीआर से वापस भी लेना है। वो मेरा पॉइंट समझ गए हो? हमारी रोजमर्रा की जो आइटम्स हैं वो टैक्सेबल गुड्स होती हैं। अगली बात सुनो, जीरो रेटेड गुड्स। अच्छा गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट बढ़े। यार अगर किसी मुल्क में एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो क्या होगी? मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी, मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। गवर्नमेंट चाहती है हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट बढ़े, तो वो क्या कर देती है? एक्सपोर्ट को जीरो रेट कर देती है। एक्सपोर्ट को जीरो रेट कर देती है। अब जरा मेरे साथ चलना भैया। आउटपुट टैक्स 0%, यानी आपने जब चीज बेचनी है तो कस्टमर से आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करना और एफबीआर को जमा नहीं करना। लेकिन आपने जब चीज खरीदनी है तो जिससे खरीदेंगे उसे इनपुट टैक्स देंगे और एफबीआर से वापस भी लेंगे। एक्सपोर्ट के केस में आउटपुट टैक्स 0% होता है, इनपुट टैक्स क्लेम करते हैं। तो जब एफबीआर को कुछ देना ही नहीं है, सिर्फ लेना है, तो हमेशा क्या आएगा? रिफंड आ जाएगा। यानी हमेशा आपने गवर्नमेंट से लेने ही होंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है?
सर ये जीरो रेटेड की बात की है मैंने। जीरो रेटेड वो आइटम्स हैं जिसका आउटपुट टैक्स 0% है और इनपुट टैक्स 18%। एग्जाम्पल लीजिए, यही आइटम हमने एक्सपोर्ट की, यही आइटम हमने एक्सपोर्ट कर दी, तो ये होगा 0% और यहां पर होगा 18, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स रिफंडेबल कह लें इसको। भैया जब आउटपुट टैक्स 0% होना है तो याद रखिएगा यहां पर हमेशा क्या आएगा, यहां पर हमेशा रिफंडेबल ही आएगा। आमतौर पे हम रिसीवेबल को नेगेटिव में शो करते हैं, तो यहां पर हमेशा रिफंडेबल ही आएगा। मैंने आपको 5 में से 4 बातें बता दी। जी सर, आप सवाल पूछें। अगर एक्सपोर्ट पे 0% रेट देता है और लोकल सेल्स पे 18% लगता है, तो फिर क्यों कोई सेलर क्यों लोकल सेल्स करेगा? कोई सेलर क्यों लोकल सेल करेगा? क्योंकि लोकली मार्केट इस्टेब्लिश है, उसने लोकल बेच देना है। एक्सपोर्ट वो इनकरेज करते हैं करना, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए जो सारे प्रोसेसेस हैं वो हर बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए यानी आपको एक्सपोर्ट करने के लिए एक पूरा नेटवर्क चाहिए। यहाँ से माल बनेगा, दूसरे मुल्क की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनेगा, आप उसको पैक करेंगे, जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं एक्सपोर्ट करने के उसको कंप्लाई करेंगे, वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर लोकल सेल करने के लिए क्या है, जिस घर में आप रहते थे उसी की ड्राइंग रूम की दीवार तोड़ के वहाँ पे शटर लगा के कारोबार शुरू कर दें, तो यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट करने का एक पूरा सिस्टम है, ठीक है सर। लेकिन सर तीसरी बात, एग्जेम्प्ट। अच्छा, कुछ ऐसी गुड्स हैं जिन पर ना इनपुट ना आउटपुट, ये एग्जेम्प्ट होती। कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिन पर ना इनपुट है ना आउटपुट, ना खरीदने पर टैक्स अदा करना है जो एफबीआर से मिलेगा, ना बेचने पर टैक्स चार्ज करना है जो एफबीआर को जमा कराना पड़ेगा। ये दोनों चीजें नहीं है, ना इनपुट है ना आउटपुट है, ना इनपुट है ना आउटपुट है, ना इनपुट है ना आउटपुट है। एग्जेम्प्ट की क्या एग्जांपल है? सर जी आप फल फ्रूट खाते हैं, मार्केट से लेते हैं, कोई टैक्स है नहीं। ये जो गन्ने की रो आप पी रहे हैं, ये जो मौसमी का जूस आप पी रहे हैं, ये एग्जेम्प्ट आइटम है। इस पर ना इनपुट है ना आउटपुट, ना इनपुट है ना आउटपुट है। ये जो गोश्त चिकन की मैंने आपको बात की है, ये एग्जेम्प्ट आइटम है, ना इनपुट है ना आउटपुट। ये जो सब्जी दालें हैं, आटा है, चावल है, ना इनपुट है ना आउटपुट है, ये एग्जेम्प्ट आइटम है। एग्जेम्प्ट। सर जी कुरान पाक है, ना इनपुट है ना आउटपुट। दवाइयां हैं, ना इनपुट है ना आउटपुट। आप दवाई की इनवाइस कभी खोल के देखें, उस पर सेल्स टैक्स नहीं होगा, उस पर सेल्स टैक्स नहीं होगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल आइटम पे सेल्स टैक्स नहीं है, अनलेस के वो ख़ास कुछ आइटम हैं जिनको वो कहते हैं कि जी ये तो ब्यूटी के लिए हैं, इसका ये आइटम दवाई है ही नहीं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन है, मगर ना फार्मास्यूटिकल आइटम्स पे सेल्स टैक्स नहीं। कुरान बनाने के लिए कागज तो लग रहा है, उस पे तो हम दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। अब अगला स्टेप यही है, ये भाई ने जो बहस छेड़ी है, ये बड़ी खूबसूरत बात की है इन्होंने, इन्हीं की बात को पकड़ के मैं आगे ले चलता हूं। सर आपने एग्जेम्प्ट आइटम का मतलब है जब आप उसको बेचेंगे तो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेंगे और एफबीआर से वो पैसे नहीं लेंगे। भैया ना सेल्स टैक्स चार्ज होगा ना एफबीआर से वसूल करेंगे और उस पर इनपुट क्लेम नहीं होगा। एग्जेम्प्ट आइटम पर इनपुट क्लेम
नहीं होगा। 1 मिनट यार, पता है मैं भी पढ़ाते पढ़ाते यही देखना था कि यार ये पेन मैं कि मैं ये वाला काम कर दें। लो सर, एग्जाम प्रिपरेशन की बात पॉजिटिवली किया है, हेल्प करने के लिए किया है। असल में ऐसा 1-2 बार ऐसे भी हुआ है कि किसी वो बच्चे का ना ध्यान डाइवर्टेड रहता है, फिर मैं पढ़ा रहा होता तो मुझे थोड़ा सा होता है कि यार मुझे तो आपकी अटेंशन चाहिए। आप आंख जब बकते हैं तो मैं देखता हूँ कि ये आंख कितनी देर जब बक रहा है, ये ज़रूरी थी, ये जान के भी थोड़ी स्लो कर रहा है। तो मैं तो मेरा फुल ध्यान है आपको पढ़ाने पे और आपने फुल तवज्जो मुझे देनी है। लेक्चर चल रहा है, वो मेरे दिमाग में ये चलेगा कि आपका पेन नीचे गिरा हुआ तो मैं उसमें रहूंगा। सर जी वापस आ जाए। भाई ने सवाल किया है, सवाल पे जीता है। हम सेल्स टैक्स के अंदर घुस रहे हैं, सेल्स टैक्स के अंदर घुस जाएंगे। आज हमने नीचे तय खाना बना देना है। सर जी वो आइटम जिस पर आउटपुट चार्ज नहीं होना और उसका इनपुट क्लेम भी नहीं होना। अब मेरी बात सुनो, कुरान पाक, कुरान पाक बनाया एग्जेम्प्ट आइटम है, आउटपुट चार्ज नहीं होगा, इनपुट क्लेम नहीं होगा। अच्छा, एक बंदे ने कागज खरीदा, कागज खरीदा वो टैक्सेबल आइटम है। उसने कागज खरीदा, उससे कुरान पाक बनाया। अब जब उसने कुरान पाक बनाया तो वो क्या बन गई? एग्जेम्प्ट आइटम। आउटपुट चार्ज नहीं करेगा, लेकिन इनपुट उसने जब कागज खरीदा था तो उसका तो इनपुट क्लेम करना है कि नहीं करना? एग्जेम्प्ट आइटम है, नहीं करना। एग्जेम्प्ट आइटम है, नहीं करना। अब मैं आपको 2 बातें बताने लगा हूं, जरा बातें ध्यान से सुनना। तो यह उधर आ जाए। मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूं जरा उसको पिक करें। कुरान पाक आपने परचेज किया, ₹100 का, इस पर टैक्स नहीं था। क्यों? एग्जेम्प्ट। आपने सेल कर दिया ₹200 का, सेल्स टैक्स कितना लगेगा? नहीं लगेगा। ₹100 क्या हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया। सेल्स टैक्स पेबल नहीं है। केस नंबर 1, इसमें तो कोई खास बात आपको मैंने नहीं बताई। आउटपुट, सेल्स पर आउटपुट चार्ज नहीं हुआ, इनपुट क्लेम नहीं, इसमें तो कोई खास बात नहीं। केस नंबर 2, आपने कागज खरीदा ₹100 का, इस पर टैक्स दिया 18। आपने कुरान पाक बनाकर बेच दिया, कितने का? ₹200 का। अब कुरान पाक को बेचने इस पे टैक्स लगेगा? कुरान पाक पे तो टैक्स नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कुरान पाक बेच रहे हैं, ये कौन सी आइटम है? आउटपुट चार्ज होगा? ओए खुल के बोलो यार। आउटपुट चार्ज नहीं होगा, इनपुट क्लेम होगा। चाहे अब जुमला सुनो, इनपुट चाहे पे किया हो चाहे ना पे किया हो, अगर आप एग्जेम्प्ट आइटम बेच रहे हैं, आउटपुट चार्ज भी नहीं होगा, इनपुट क्लेम भी नहीं होगा। आपने केस नंबर 1 में इनपुट पे नहीं किया था, केस नंबर 2 में इनपुट पे किया था। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? फर्क नहीं पड़ता। जब आपने कुरान पाक बेचा, आउटपुट चार्ज नहीं होगा, इनपुट क्लेम नहीं होगा। समझ गए? ये सवाल भाई ने किया था, यही पूछा था सर। क्या क्लैरिटी आ गई आप सबको? लो सर, ये हमने 5 फंडामेंटल बातें आप सब आपको बताई। सर जी कम से कम इतनी डिस्कशन के बाद आउटपुट टैक्स तो आपको पता होना चाहिए क्या है।
आउट सेल करने पर आउटपुट टैक्स चार्ज होता है जो हमने एफबीआर को जमा कराना होता है। परचेज करने पर इनपुट टैक्स पे करते हैं जो आपने एफबीआर से रिसीव करना होता है। आउटपुट में से इनपुट लेस कर दें तो क्या बन जाता है? पेएबल बन जाता है। सर टैक्सेबल गुड्स वो हैं जिन पर आउटपुट भी होता है इनपुट भी होता है। जीरो रेटेड वो हैं जिस पर आउटपुट 0% के हिसाब से इनपुट 18% के हिसाब से। एग्जेम्प्ट वो जिस पर ना आउटपुट होता है ना ही। सर समझ आ रहा है? लो सर, अगर आपको ये 5 बात, सर जी इसका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे आज आप बच्चों को। डन हो गया सर जी? अच्छा जी, यहां तक अगर आप आ गए तो अब आगे चलते हैं। जी, कुछ हल्की फुल्की सी डेफिनेशंस आपके साथ आज डिस्कस करनी है, गर्चे ये पढ़ा ही देते हैं। सर टैक्सेबल गुड्स क्या है? ऑल गुड्स अदर देन एग्जेम्प्ट विच हैव, ऑल गुड्स अदर देन दोज विच हैव बीन एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट के अलावा जो है वो टैक्सेबल गुड्स है। गुड्स क्या होता है? वो कहता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सिवाय एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? ऐसा क्लेम जिसके वाले से आप एक्शन ले सकें। मैंने एक बंदे को 70,000 का माल दिया, मेरा क्लेम है कि मुझे 70,000 रुपया दे, वो नहीं दे रहा, मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूं। इसको कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। यानी डेटर्स जो होते हैं हमारे एक्शनेबल क्लेम होते हैं। सर एक्शनेबल क्लेम गुड नहीं है, मनी गुड्स नहीं है, स्टॉक गुड्स नहीं है, शेयर्स गुड्स नहीं है, सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है, उसके अलावा सारी मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है। ठीक हो गया? सर हर मूवेबल प्रॉपर्टी सिवाय डेटर्स, मनी, स्टॉक, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। एग्जाम सप्लाईज क्या है? सर एग्जाम सप्लाई आगे भी इसकी डिस्कशन आनी है। बहरहाल यहां पर ये नोट कर लें कि ना आउटपुट है ना इनपुट है। स्केड्यूल कौन सा है? छठा। अब अगला पॉइंट जो याद करना, इसका एड्रेस याद कर लें। स्केड्यूल कौन सा है? छठा। जीरो रेटेड क्या है? आउटपुट 0% के हिसाब से। इनपुट क्लेम करना है, हमेशा क्या आएगा? रिफंड आ जाएगा। सर जीरो रेटेड की एग्जांपल क्या है? जीरो रेटेड सप्लाईज मींस टैक्सेबल सप्लाईज व्हिच इज चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। supplies without payment of sales tax. The federal government is empowered to prescribe any specified. सर आपको तो मैंने ये बात बता दी है कि इंपोर्ट स्टेज पे भी, इंपोर्ट पर भी टैक्स लगता है। पहला जुमला ही कहे सेल्स टैक्स से मुराद सिर्फ सेल्स पे टैक्स नहीं है बल्कि इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, प्रोडक्शन पे, कंजम्पशन पे पड़ा है। इंपोर्ट स्टेज पर टैक्स लगता है। हाँ वो कहता है फेडरल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि वो इंपोर्ट स्टेज पर जो आइटम्स इंपोर्ट किए उसमें से कुछ आइटम्स के बारे में कह दे कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, थोड़ा या पूरा। द फेडरल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब कर दे कोई स्पेसिफाइड गुड्स जिसके वाले से वो कहे कि जब उसको इंपोर्ट किया जाएगा तो उस पर टैक्स अदा नहीं करना होगा, पूरा टैक्स अदा नहीं करना होगा या कुछ टैक्स अदा नहीं करना होगा, पार्ट ऑफ सेल्स टैक्स अदा नहीं करना होगा। यानी पावर दिखाई है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट कहता है मुल्क के हालात खराब है, एकदम सैलाब आ गया, हमें टेंट फौरी चाहिए, मंगाओ टेंट बाहर से और कह दिया जी इस पे सेल्स टैक्स नहीं कलेक्ट करना। द फेडरल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेसिफाइड टैक्सेबल गुड्स। कोई भी टैक्सेबल गुड्स उसके बारे में वो एम्पावर्ड है फेडरल गवर्नमेंट के, उसको प्रिस्क्राइब कर सकता है कि उसकी इंपोर्ट स्टेज पर उसको पेमेंट किए बगैर इंपोर्ट किया जा सकता है, चाहे होल पेमेंट या पार्ट ऑफ सेल्स टैक्स, होल सेल्स टैक्स या पार्ट ऑफ सेल्स।
सर जी कुछ डेफिनेशंस है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है इंपोर्टर की। इंपोर्टर कौन होता है? जो बंदा बाहर से चीज पाकिस्तान लाता है उसे इंपोर्टर कहते हैं। जो इंपोर्ट करता है चीज पाकिस्तान में, बाहर से चीज पाकिस्तान लेके आता है उसे इंपोर्टर कहते हैं। मैन्युफैक्चरर कौन है? जो कोई ऑपरेशन करता है, कोई एक्टिविटी करता है, कोई नई आइटम बनाता है उसे मैन्युफैक्चर कहते हैं। लेकिन ये सर कानून है, इसमें अपनी समझदारी को एक ख़ास लेवल पर रख के जो किताब में लिखा है उसको देखना और जो कानून में लिखा है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। सर मैन्युफैक्चर कहते हैं वो बंदा जो प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, चाहे रॉ मटेरियल उसका अपना है या नहीं। द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड आर ओन्ड बाय हिम। और उसमें क्या शामिल होगा? पर्सन हु बाय एनी प्रोसेस और ऑपरेशन असेंबल्स, mixes, cuts, dilutes, bottles, packages, repackages or prepare goods by any other manner. Sir, A, B, C, D, R, P, M. ABCDRPM, ये 7 स्टेप्स है। पहला है असेंबल्स, जोड़ना। आपको पता है ये गाड़ियां जो हैं ये पाकिस्तान में असेंबल होती हैं, सारे पार्ट्स इसके बाहर से बन के आते हैं। असेंबलिंग का मतलब क्या है? सर ये गाड़ी डब्बे में आती है, इसको जोड़कर तैयार करना पाकिस्तान में होता है असेंबली। बी फॉर बोटलिंग, बाहर से कोका का पाउडर आता है, बोतल यहाँ पर बना के बोतल करके बेच रहे हैं, वो सर समझ आ रही है? इसको कहते हैं बोटलिंग। सी फॉर कटिंग, डी फॉर डाइल्यूटिंग। डाइल्यूट करना क्या होता है? सर जी 30 किलो का कैन होता है तेजाब का, उस 30 किलो के तेजाब का कैन पूरा डालते हैं, साथ उसमें 60 किलो पानी डालते हैं, साथ उसमें रंग डाल देते हैं, लाल रंग, उसको हिलाकर बोतलों में भर देते हैं। ये आपका वॉशरूम क्लीनर तैयार हो गया। इसको क्या कहते हैं? ये मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में आता है। आपने प्रैक्टिकली क्या किया? उसको डाइल्यूट किया। यार ये जो लाल रंग की वॉशरूम की बोतलें नहीं होती वॉशरूम साफ करने वाली, ऐसे बनती हैं सर, ठीक हो गया? तो ये बेसिकली क्या किया उसने? डाइल्यूट करके एक आइटम बनाई। तो डाइल्यूट करना भी मैन्युफैक्चरिंग में शामिल होगा। आर रीपैक, चाइना से माल आया है, उसका डब्बा खोला है, उसके अंदर से उन्होंने चाइना की मोड़ निकाल के अपनी यहाँ पे लोकल कोई भी बाटा सर्विस आसपास कुछ भी लगाई है, दोबारा रीपैक करके बेच दिए। सर ये क्या है? ये रीपैकिंग है, इसको भी मैन्युफैक्चरिंग समझा जाता है। सर कुछ ऐसा भी होता है कि आपने पैक हुई हुई चीज को खोला और फिर उसको रीपैक करके दोबारा बेच दिया। जैसे मिसाल के तौर पे शालमी में लोग जाते हैं, जब 50 किलो नीमको ले आते हैं और फिर 10-10 वो छोटे बैग में बना के 10-10 रुपए का बाबा जी नीमको बेची जा रहे हैं। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर वो रीपैकिंग ही तो है। साइज छोटा करके पैक करना, रीपैक करना और मिक्स करना, 2 आइटम को मिक्स करके तीसरी आइटम बना दी, इसको बेच दी। ये सारे काम जो कर रहे हैं ये किसकी डेफिनेशन में फॉलो करता है? मैन्युफैक्चरर। जो बंदा ये काम करता है, कितने काम है? 7 काम है सर। कैसे याद रखेंगे? ABCD RPM। ABCD तो याद रहेगा, RPM ये जो गाड़ी का नहीं होता रोटेशन पर मीटर, बाइक का भी होता है, वहां से याद रखिएगा। ABCD RPM। सर जी 7 चीजें आपकी जिंदगी का कोई पता नहीं है, इसको याद रख लीजिएगा। ABCD RPM, असेंबली, बॉटलिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, रीपैकिंग, पैकिंग और
मिक्सिंग। सर ये जो साथ काम बंदा करता है वो मैन्युफैक्चरर है। सर अब अगली बात ध्यान से सुनना यार, ये बात सीधी थी लेकिन ये दूसरा बुलेट जरा टेढ़ा है। एक बंदा फैक्ट्री के अंदर बैठा हुआ है, उसकी कपड़े की फैक्ट्री है, स्टिचिंग हो रही है, काम चल रहा है, और वो अकेला ही था, हार्ट अटैक होता है, वहीं भी मर जाता है। जैसे वो मरता है तो बहुत से लोग आते हैं कि भाई इसने हमारे इतने पैसे देने थे। मामला अदालत में चला जाता है। अदालत कहती है कि ये मिस्टर नसीर को हमने ऑफिशियल असाइनी बना दिया। ये बंदा उस मरहूम के जो मालक फोत हो गया उसकी सीट पे बैठेगा और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए उसकी सारी प्रॉपर्टियां बेच देगा ताकि जितने लोग उससे पैसे वापस लेने का तकाजा कर रहे हैं उनको अदायगी की जा सके। तो ये वाला बंदा जो मिस्टर नसीर नाम लिया मैंने, ये वो असाइनी या ट्रस्टी है। वो बंदा बैंकरप्ट हो गया या वो बंदा मर गया या वो बंदा या वो इदारा लिक्विडेट हो गया, एग्जीक्यूटर या क्यूरेटर है, कोई भी ऐसा सरकारी बंदा जो मैन्युफैक्चरर की सीट पे आकर बैठ जाता है, और जब वो मैन्युफैक्चरर की सीट पे आके बैठा तो काफी कपड़ा तैयार हुआ था जिसको उसने बेचा। तो अब मैन्युफैक्चरर की सीट पर आकर जो बंदा बैठा है और वो जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो जो बेच रहा है, क्या उससे भी मैन्युफैक्चरर समझा जाएगा? द आंसर इज यस। ये बंदा खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये तो असल में इसलिए है कि मैन्युफैक्चरर की सीट पे जाके बैठे और उसके मामलात को क्लोज करे, उसके एसेट्स को बेचे अपनी फिड्यूशरी कैपेसिटी में। फिड्यूशरी कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? जो पेशावराना जिम्मेदारी उसको दी गई है उसके मुताबिक वो सारे एसेट्स को बेचे और बेच के जिन लोगों के पैसे देने वो पैसे दे। अब सवाल ये है, जब उसने वो सारे आर्टिकल्स बेचने हैं तो उसको बेचने पर जो सेल्स टैक्स लगना उस पर कौन सा रूल लगेगा? मैन्युफैक्चरर वाला लगेगा या नहीं लगेगा? तो इसका जवाब है उस पर मैन्युफैक्चरर वाला रूल लगेगा। सर वो कहता है असाइनी है, ट्रस्टी इन बैंकरप्सी, लिक्विडेशन, एग्जीक्यूशन या क्यूरेटर और एनी मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर एंड एनी पर्सन हु डिस्पोजेस ऑफ हिज एसेट इन फिड्यूशरी, वो बंदा जो कि उसके बैंकरप्ट होने पे, लिक्विडेट होने पे, मरने पर, फॉर एग्जांपल उसका कोई और नहीं था, अदालत ने को बंदा अपॉइंट किया है, वो उसकी सीट पर बैठा है ताकि उसके सारे एसेट्स बेच दे। अब ये बंदा जब एसेट्स बेचेगा तो इसको इस पर जो टैक्स लगेगा वो मैन्युफैक्चरर वाला लगेगा और इसको मैन्युफैक्चरर समझा जाएगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसलिए ये टेढ़ा है, ये बहुत से बच्चों को नहीं समझ आता। आखिर में जो सवाल पूछते हैं ना बच्चे आखिरी हफ्ते में, उसमें से ये एक सवाल है जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे होते हैं कि सर ये दूसरा पॉइंट क्या है? भैया मुख्तसर ये मैन्युफैक्चरर के बैंकरप्ट होने के बाद उसकी सीट पर बैठने वाला बंदा जिसकी जिम्मेदारी ये है कि वो इस मैन्युफैक्चरर के सारे एसेट्स बेच दे, वो जब एसेट्स बेचेगा तो उससे मैन्युफैक्चरर समझा जाएगा और मैन्युफैक्चरर वाले रूल उस पर अप्लाई होंगे। बुलेट नंबर 3, एक बंदा जो कि 6x6 की छोटी सी दुकान पे बैठा हुआ है, वो बहुत से लोगों को कहता है यार मुझे माल बना के लेके, तो जब वो माल बन जाता है तो वो उसके ऊपर ठप्पा अपना लगा देता है और कहता है ये मेरा ब्रांड है। कोई खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, वो मैन्युफैक्चर की हुई चीज पर लेबल अपना लगा रहा है, राइट एजर्ट कर रहा है कि ये मेरा ब्रांड है। ऐसे बंदे को भी मैन्युफैक्चरर समझा जाएगा, चाहे वो खुद बना रहा हो या ना बना रहा हो। एनी पर्सन, फर्म और कंपनी विच ओन्स, होल्ड्स एंड क्लेम्स और यूजेस एनी पेटेंट, प्रोप्राइटरी और अदर राइट्स टू गुड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। सर कोई भी फर्म, कंपनी जिसके पास है, जो होल्ड करती है राइट, प्रोप्राइटरी, यानी वो कहते हैं ये मेरा ब्रांड है, वो इस होल्ड करता है कि ये क्लेम करता है या यूज करता है राइट को,
किस पर? उस गुड पर जो मैन्युफैक्चर की गई है, चाहे वो उसके नाम पर है या नहीं है। वेदर और नॉट सच पर्सन सेल्स, चाहे वो बंदा खुद इसको बेचता है या नहीं बेचता, लेकिन वो जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो गई है उसके बारे में ये कहता है कि ये मेरा राइट है, ये मेरा ब्रांड है, तो उस बंदे को मैन्युफैक्चरर समझा जाएगा। सर इसमें एक अगली बात है, वो भी सुन लीजिए। एक कॉन्सेप्ट है टॉल मैन्युफैक्चरिंग का, वो यहां पर लिखा हुआ। वो क्या है सर? मैं कुछ अर्सा पहले मैंने एम्ब्रॉयडरी का काम किया, लोगों का कपड़ा मेरे पास आया, मैंने कढ़ाई करके उस बंदे को वापस कर दिया। जिस चीज पर काम कर रहा हूं वो भी मेरी नहीं है, काम करने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार हुई है वो भी मेरी नहीं है। वो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जब आप किसी बंदे की दी हुई प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग करो और उसको वापस कर दो, इसको कहते हैं टॉल मैन्युफैक्चरिंग, TOLL, टॉल मैन्युफैक्चरिंग। वो कहता है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड whether or not the raw material of which the goods are produced and manufactured are owned by him। चाहे जो आइटम जिस पर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, चाहे उसकी मलकियत है या नहीं है, इसको क्या समझा जाएगा? मैन्युफैक्चरर समझा जाएगा। सर अब नतीजा क्या निकाला? मैन्युफैक्चरर कौन है? सर जो ABCD RPM है वो मैन्युफैक्चरर है, यस और नो? जो मैन्युफैक्चरर की सीट पर बैठ जाए वो भी मैन्युफैक्चरर है। जो मैन्युफैक्चर हुई आइटम के बारे में क्लेम करेगा ये उसका राइट है, वो भी मैन्युफैक्चरर है। सर जी लेकिन अब एक बात आपको समझ आ गई तीसरे केस को पढ़ के कि यार मैन्युफैक्चरर के लिए अपनी फैक्ट्री होना ज़रूरी नहीं है, वो तो लोगों से बनवा के अपना ठप्पा लगा के कही जा रहा है मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैन्युफैक्चरर के लिए तो फैक्ट्री होना ज़रूरी नहीं है। यस, मैन्युफैक्चरर के लिए फैक्ट्री होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है तो मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर सिर्फ वो होगा जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। यानी मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर, एक बंदा है वो 6x6 की दुकान पे बैठा है, माल बनवाई जा रहा है, बनवा के एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या उसे मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर समझेंगे? नो। मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर सिर्फ उसको समझा जाएगा जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। सर लंच कम हाइटी तो आपने सुना होगा, लंच कम का मतलब होता है प्लस कर लें उसको, लंच और हाइटी। इसी तरह मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर भी हो और एक्सपोर्टर भी हो, ये सिर्फ वो होगा जो जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा? मैन्युफैक्चर और अब मैन्युफैक्चरर बढ़ाया था, अब मैन्युफैक्चर क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए एक आइटम को प्रोसेस किया जाए कि वो दूसरी आइटम में तब्दील हो जाए, ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए एक आइटम रीशेप होकर दूसरी आइटम में तब्दील हो जाए या उसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, उसको कहते हैं पुट टू यूज। Any process in which an article singly or in combination with other material and component is converted into an other distinct article. दूसरा, is so changed, transformed or reshaped that it becomes capable of being put to use differently and include process incidental or ancillary to completion of a manufactured product. वो कहता है चेंज, ट्रांसफॉर्म और रीशेप इस तरह से हो जाए कि ये दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, पुट टू यूज डिफरेंटली, दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। एक बंदा ग्लास लेता है, उसको प्रोसेस करता है कि उसके साथ कुंडा लगा देता है, वो कप बन जाता है, अब उसका यूज डिफरेंट हो गया। जो बंदा ये काम कर रहा है ये भी मैन्युफैक्चरर कहलाएगा। सर प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी और एनग्रेविंग,
प्रिंट करना, ये चारों जो वो है काम, प्रिंट, पब्लिश, लिथोग्राफी, ये जो लेजर से नहीं होता सर वो, और एनग्रेविंग, ये क्या है सर, ये भी सारे मैन्युफैक्चर, ये जो काम करे इसे मैन्युफैक्चर कहा जाएगा सर। और यहाँ पर ABCD RPM दोबारा आ गया, वो आपने पढ़ा हुआ है, असेंबली, बॉटलिंग, कटिंग और डाइल्यूटिंग, रीपैकिंग, पैकिंग और मिक्सिंग। सर मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन भी आपके साथ डिस्कस हो गई। रिटेलर, सर रिटेलर कौन है? वो बंदा जिससे हम जाके चीज लेते हैं, वो रिटेलर। ऐसा ही है ना, वो बंदा जो एंड कंज्यूमर को चीजें बेचता है उसे रिटेलर कहते हैं। हाँ, जो बंदा इंपोर्ट और रिटेल कर रहा हो या इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कर रहा हो, वो अलग अलग बताएगा कि रिटेल प्राइस क्या है और होलसेल प्राइस क्या है। जैसे आप अगर मेट्रो पे जाए ना, तो उधर लिखा होता है, पता है क्या लिखा होता है? 1 खरीदें तो ये कीमत है, 5 खरीदे तो ये कीमत है। रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस अलहदा अलहदा बताई होती। रिटेल प्राइस वो प्राइस जिस पर वो चीज आवाम को मिलती है उसे रिटेल प्राइस कहा जाता है। हाँ, इस रिटेल प्राइस पर सेल्स टैक्स लगता है, फिर सेल प्राइस बनती है। क्या मतलब? आप जब जूस के ऊपर देखते हैं कि कीमत 80 रुपए और नीचे लिखा होता है प्लस टैक्स 20 रुपए, तो जूस 80 रुपए ये रिटेल प्राइस है, टैक्स 20 रुपए और उसके बाद आ जाता है सेल प्राइस, वो 100 रुपए होती है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वो कहते हैं वो प्राइस जिस पर चीज मार्केट में बिकती है इस एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स के अलावा, the price fixed by the manufacturer or importer in case of imported goods inclusive of all duties charges other than sales tax। सेल्स टैक्स के अलावा बाकी सारी ड्यूटीज चार्जेस इसमें शामिल होता है, लेकिन सेल्स टैक्स शामिल नहीं होता। At which any particular brand or variety of article should be sold to the general body of consumer, or if more than one such price is so fixed for the same brand और वैरायटी द हाईएस्ट ऑफ सच प्राइस। सर क्या क्या रहा है? प्राइस जो फिक्स की है मैन्युफैक्चरर ने या इंपोर्टर ने, सारी ड्यूटीज शामिल करके सिवाय सेल्स टैक्स, इसे क्या कहा जाएगा? रिटेल प्राइस कहा जाएगा। और अगर एक से ज्यादा प्राइस फिक्स किया है रिटेल प्राइस की, तो जो हाईएस्ट प्राइस होगी वो ली जाएगी। सर जी इसने एक बात कही है, हाँ कराची में कीमत रखी है 80 रुपये, लाहौर में रखी है 9 रुपये, इस्लामाबाद में 90 रुपये, इस्लामाबाद में रखी 100 रुपये, तो सेल्स टैक्स वाले कौन सी वैल्यू पे टैक्स लगाएंगे, 80 पे, 90 पे या 100 पे? वो कहते हैं हाईएस्ट पे। बाज़ोकात बोर्ड जो है ना एक जर्नल ऑर्डर भी दे देता है, हाँ यार जो प्राइस इस्लामाबाद में लगाई होगी ना उस पर टैक्स लगाएंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो बोर्ड बाजों का जनरल ऑर्डर देके भी स्पेसिफाई कर देता है कि फलां जोन की जो कीमत होगी ना वो कीमत ली जाएगी जिस पर सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। तो रिटेल प्राइस, वो मैं रिटेल प्राइस को दूसरे तरीके से डिफाइन करूं, ये वो प्राइस है जिसके ऊपर 18% लगता है, ये वो प्राइस है जिसके ऊपर 18% लगता है, तो सेल प्राइस बनती है। हाँ थोड़ी सी इसकी बात और है, रिडक्शन इन प्राइस ऑन अकाउंट ऑफ चिलिंग चार्जेस और एनी अदर सिमिलर चार्जेस इन केस ऑफ एलरेटेड वाटर, बेवरेजेस, मिनरल और फ्रूट जूसेस शैल नॉट बी मोर देन 5% ऑफ द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अब होता क्या है, आप मार्केट से ये कोक स्प्राइट हम बाजार से पीते हैं ना, तो उस प्राइस पर लगना होता है टैक्स। वो कहता है
कि मार्केट में वो चीज बिक रही है 100 रुपए की, मार्केट में वो चीज बिक रही है 100 रुपए की, लेकिन वो कहता है, वो कहते हैं ये 100 रुपए कीमत है ठंडी बोतल की, अगर बोतल ठंडी ना हो तो उसकी कीमत 90 रुपए है। सवाल ये पैदा होता है कि सेल्स टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा, 100 पे या 90 पे? मेरा सवाल समझ आया है? ठंडी बोतल की कीमत 100 रुपए है और क्रेट में जो बोतल है उसकी कीमत 90 रुपए है, तो टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा, 100 रुपए पे या 90 रुपए पे? जवाब सुने, वो कहता है अगर चिलिंग चार्जेस ले रहे हैं पानी के ऊपर, बोतलों के ऊपर, मिनरल वाटर के ऊपर, फ्रूट जूसेस के ऊपर, तो आप 5% से ज्यादा वैल्यू कम नहीं करेंगे, यानी shall not be more than 5% of the price inclusive of sales tax, FED and all other charges। तो सेल्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्राइस होगी वो ज्यादा से ज्यादा कितनी कम होगी, 5% कम हो जाएगी, यानी ये 95 हो जाएगी। Where the board deemed it necessary, it may by notification in the official gazette fix the retail price of the goods specified in third schedule। बोर्ड ऑफिशियल गजट में नोटिस देके प्राइस फिक्स भी कर सकता है। अगर इंपोर्टेड गुड्स हों, जिनको इंपोर्ट किया जा रहा है, तो रिटेल प्राइस 130 shall not be less than 130% of the value determined including the amount of custom duty and federal excise and levied thereon। वो कहता है अगर थर्ड स्केड्यूल आइटम इंपोर्ट की है, अब पहली बात है कि थर्ड स्केड्यूल आइटम क्या है, लाजमी तौर पे आप ये भी सवाल दिल में रख के बैठे होंगे। अभी इस वक्त समझने के लिए बता रहा हूं रोजमर्रा की आइटम। अगर रोजमर्रा इस्तेमाल की आइटम को आपने क्या कर दिया है, इंपोर्ट किया है, तो रिटेल प्राइस कितनी रखी जाएगी, 130% से कम नहीं रखी जाएगी। 130% ऑफ द वैल्यू डिटरमिन इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स FED। सर जी मैं ये वाली तीनों बातें दोबारा दोहराने लगा हूं, जरा एक बार देखिए। रिटेल प्राइस कौन सी प्राइस है, मैन्युफैक्चरर जिस पर चीजें एंड कंज्यूमर को बेचता है, अदर देन सेल्स टैक्स। रिटेल प्राइस वो प्राइस है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। और अगर कोई बंदा रिटेलर और होलसेलर दोनों है तो रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस अलग अलग शो करेगा। और अगर मुख्तलिफ जगहों पर एक से ज्यादा रिटेल प्राइस डिफाइन की हुई है तो जो हाईएस्ट प्राइस होगी वो रिटेल प्राइस ली जाएगी। बोर्ड जनरल ऑर्डर से जोन भी डिटरमिन कर देता है कि फला जोन की प्राइस रिटेल प्राइस कंसीडर की जाएगी। ये वाली जो बात है ये अब नहीं आई है, इससे पहले ये नहीं थी। और वो क्या है, रिडक्शन इन प्राइसेस ऑन अकाउंट ऑफ चिलिंग चार्जेस और एनी अदर सिमिलर चार्जेस इन केस ऑफ एरेटेड वाटर, बेवरेजेस, मिनरल वाटर और फ्रूट जूसेस शैल नॉट बी मोर देन 5%। जो प्राइस आवाम के लिए है 100 रुपए की प्राइस है सेल प्राइस, तो वो कहते हैं कि अगर आपने फॉर द पर्पज सेल्स टैक्सेस की प्राइस लेनी है तो वो 5% से ज्यादा कम नहीं कर सकते फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग सेल्स टैक्स। और वो कहता है बोर्ड, अगर बोर्ड जरूरी समझे तो बाकायदा ऑफिशियल गजट के जरिए उसकी प्राइस ही डिफाइन कर देंगे क्या कीमत ली जाएगी। अगली बात यह कि अगर थर्ड स्केड्यूल आइटम इंपोर्ट की गई है तो उसकी प्राइस कितनी होगी, वो कहता है रिटेल प्राइस 130% से ज्यादा, 130% से कम नहीं होगी। यानी अगर किसी की अगर एक कीमत डिटरमिन की गई है जिसके अंदर सारी कस्टम ड्यूटीज, फेडरल एक्साइज ड्यूटी वगैरह शामिल करके जो कीमत लगाई गई है उसका 130% कम से कम वो कीमत होगी जिस पर सेल्स टैक्स लगेगा। सर कीमत कम हो या ज्यादा हो, FBR वालों का क्या जाता है, जाओ जन्नम में। FBR वालों को किससे मतलब है, अपने टैक्स से मतलब है। वो ये कह रहे हैं कि 18% किस पे लगाना है, सारी बहस किस चीज की चल रही है, 18% किस पे लगाना है, 100 पे लगाना है या 90 पे लगाना है, पहले ये बहस छिड़ी।
उसने कहा 100 का बेच रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5% कम करके इस पे 18% लगाना है। अगली बात, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट की है तो 18% किस पे लगाना है? वो कहता है जितने की इंपोर्ट की है सारे टैक्स जितने भी हैं शामिल करके जितने की आपको पड़ी है उसका 130% लेकर उस पर लगाओ 18%। यानी आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपए की एक आइटम इंपोर्ट की है, 20 रुपए की आपकी कस्टम ड्यूटी है, 30 रुपए की आपकी एफईडी, कितना हो गया? 150। अब सेल्स टैक्स पता है कितना होगा? 150 का 130%, यार निकालिएगा जरा कितना बना, 190, इसका 18%, जी भाई 35.1। सर जी आपको पॉइंट समझ आ रहा है? वो कह रहे थे इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स स्पेसिफाइड इन द थर्ड स्केड्यूल, रिटेल प्राइस जिस पर सेल्स टैक्स लगना है वो कितनी होगी? जितने की वो कस्टम ड्यूटी और एफईडी लगा के आपको पड़ी है ना, उसके 130% से कम नहीं होगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यहां पर मैं अपनी आज की बात रोक रहा हूं, यहां पर मैं अपनी आज की बात रोक रहा हूं। बस एक बात है जो मैंने कल कही है, ये रोज का रोज पढ़ना है। ये एनर्जी जो आज है ये 2 दिनों 4 दिनों बाद ठंडी ना हो जाए, इतना इतना रोज पढ़ते रहे। अब ये वाली बात आपको पुरानी किताब में नहीं मिलेगी। तो सर अक्लमंदी का तकाजा ये है कि आप फौरी तौर पे क्या कर लें, अपडेटेड बुक से पढ़ना शुरू कर दें। डन हो गया सर जी? मज़ा इसी में ही है कि आप साथ के साथ इन हो जाएं और पढ़ें। सर आप देखेंगे हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे टाइम में सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे और एक एक चीज़ आपको सिखा भी देंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।